मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के द्विवेदी पुनः आपके सामने हाजिर हूँ एक छोटा सा वीडियो लेकर के। और आज के वीडियो में एक छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को उठाने की कोशिश की है। प्रायः मैं ये देखता हूँ कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी तथा अधिकांश प्रतियोगी परीक्षार्थी भारत में गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के पद के संबंध में प्राय कंफ्यूज होते रहते हैं। उनके कुछ डाउट्स को मैंने दूर करने की कोशिश की यहाँ पर। पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल एंड वायसराय ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सम कंफ्यूजन्स एंड क्लैरिफिकेशंस। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कुछ इंसाइट मिलेगी, कुछ भ्रम दूर होगा। शुरुआत यहां से करते हैं। टाइप्स ऑफ पोस्ट, किस तरह के पद धीरे धीरे करके ब्रिटिश काल में भारत में सृजित किए गए, उनकी चर्चा इस वीडियो में की गई है। कुछ और चीजों को लिंक किया गया है, आगे देखते हैं। सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल, इस पद का सृजन किया गया था, इस पद को बनाया गया था। इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाए। अभी आपको आगे जब वीडियो देखेंगे तो इनकी अवधि भी आएगी और कौन कब बने वो भी आएगा। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बिल्कुल क्रम से देखिएगा। गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इसके बाद वायसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये पद प्रायः 11वीं 12वीं की किताबों में आप लोगों को मिल जाएगा, वायसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फिर बारी आती है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, ये भी पदनाम था। और एक और महत्वपूर्ण बात आती है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, अर्थात जो भारत का नागरिक था, भारत का निवासी था, भारत का जन्मना था। यह चर्चा भी आती है विद्यार्थियों के सम्मुख। ऐसी 5-6 बातें आती हैं जिनको इस वीडियो में लेने की कोशिश की गई। इनको बताने के लिए मुझे लगता है विद्यार्थियों को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश रूल की क्रोनोलॉजी क्या थी, टाइम पीरियड क्या था, और उसको 3 चरणों में इतिहासकारों में लेखकों ने बांटा है। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी 1612 से 1757। यहाँ मेनली यह कंपनी ट्रेड करती है, व्यापार करती है, लेकिन व्यापार और राजनीति साथ साथ चलते हैं। और आज के आधुनिक युग में तो आप देख ही रहे हैं, राजनीति को व्यापार पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है और व्यापार को राजनीति भी प्रभावित करती है। उस समय ये प्रमुख रूप से आए तो ट्रेड करने थे, लेकिन पॉलिटिक्स भी साथ साथ चलती रही, शासन भी साथ साथ चलता रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से यहां तक, वही कंपनी 1757 से यहां तक भारत के अधिकांश इलाकों में सीधा शासन करने लगती है, इसलिए उसको कंपनी रूल इन इंडिया कहा गया है। और इस अवधि से यहां तक 1858 से आप यहां से देख पा रहे होंगे, 1858 से 1947 तक ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट का सीधा नियंत्रण भारत में वो ब्रिटिश राज कहलाता है। अब देखिए, मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए ये चीजें यहाँ हाईलाइट की है। वन कंपनी वेरियस नेम्स, विद्यार्थियों को कंफ्यूजन न हो, कहीं कोई ट्रिकी क्वेश्चन सेटर विद्यार्थियों को यदि उलझाना चाहे तो आप उससे बाहर आ जाएं। एक कंपनी, विविध नाम, बहुत सारे नाम। द ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम लोग पॉपुलरली जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, उसका दूसरा नाम ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी HEIC, एक और नाम ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी, इसको बहुत सारी किताबों में आप सुनेंगे। और द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये नाम भी इसी कंपनी का था, लेकिन एक और नाम से पॉपुलरली जानी जाती थी, जॉन कंपनी के नाम से। इस कंपनी का मुख्यालय लंदन में था
इसको जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है और तत्कालीन भारतीय जनमानस, भारतीय जनता इसको कंपनी बहादुर के नाम से भी जानती थी और शॉर्ट में या सरल शब्दों में इसको केवल द कंपनी या केवल कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी अवधि 1612 से 1757। थोड़ा सा इसका परिचय देख लीजिए। इस कंपनी की स्थापना होती है 1600 में लंदन में और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? ट्रेड करना, व्यापार करना हिंद महासागर के क्षेत्रों में, जिसमें भारत भी शामिल है और एशिया का और भी बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। इसका प्रमुख उद्देश्य था व्यापार करने के लिए। देखिए महत्वपूर्ण चीजें हैं। द कंपनी ओवरटली डिड ट्रेड एंड कवर्टली डिड पॉलिटिक्स इन इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। भारत ने खुले तौर पर तो व्यापार किया लेकिन अंदर खाने ये राजनीति भी करती रही, अर्थात सत्ता को संभालती भी रही इस अवधि में। कैसे इन्होंने अपना काम शुरू किया, यहां देखिए। आप लोगों ने जीके की और इतिहास की किताबों में पढ़ा हो था। मसूलीपट्टनम जो वर्तमान आंध्र प्रदेश में है, उस समय ये भारत के मद्रास इलाके में आता था। इसमें सबसे पहले अंग्रेजों ने 1611 में एक फैक्ट्री की स्थापना की, बाकायदा परमिशन लेकर के। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा है, सुना है, मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में या उनके अधीन सूरत था, 1612 में इनको परमिशन मिलती है सूरत में एक फैक्ट्री की स्थापना करने की और उस फैक्ट्री की स्थापना ये करते हैं 1613 में। इसके बाद इन्होंने क्या किया? लेटर एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्रीज इन अदर इंपॉर्टेंट सिटीज और इसके बाद के वर्षों में इन्होंने मद्रास, बंबई और कलकत्ता और भी अन्य शहर हैं, यहाँ पर इन्होंने धीरे धीरे अपनी फैक्ट्रीज की स्थापना की। बंबई की कहानी निहायत अलग है। इनको अंग्रेजों को यह शहर लीज में, पट्टे में या दहेज के रूप में मिला था। इसकी कहानी अलग है, उसकी चर्चा कभी बाद में करेंगे। अब देखिए, तो यहां से यहां तक 16 से 12 से 57 तक इन्होंने ट्रेड किया। अब अगली अवधि आती है द कंपनी रूल इन इंडिया 1757 टू 1858। अभी तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही थी यहाँ पर। अब कंपनी का सीधा रूल, शासन, इस अवधि में कंपनी ने भारत के अधिकांश इलाकों में शासन किया, इसलिए इसको कंपनी रूल कहा जाता है। कैसे? शुरुआत कहां से होती है? द कंपनीज विक्ट्री ओवर द नवाब ऑफ बंगाल अंडर लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव in 1757, Battle of Plassey started open rule and politics in large regions of India. 1757 का प्लासी का युद्ध आप लोगों ने सुना है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी की सेना ने तत्कालीन बंगाल के नवाब को पराजित कर दिया था और इसके बाद ही भारत के अधिकांश इलाकों में कंपनी का शासन स्थापित हो गया। और भी आप लोगों ने सुना होगा, इसके बाद बक्सर का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण था, जिसको जीतने के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपनी खुली सत्ता स्थापित कर दी। द कंपनी रूल एंडेड आफ्टर 1857 रिवॉल्ट। बिल्कुल स्पष्ट है, 1757 से लेकर 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था भारत में, जब तक कि भारत में आजादी की पहली क्रांति नहीं होती है। अब बात करते हैं ब्रिटिश राज या ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1858-1947। इसकी बारी क्यों आई, ये बात यहाँ क्यों आती है? इसके लिए घटना ये है। आफ्टर 1857 इंडियन रिवॉल्ट, 1857 की भारत की आजादी की क्रांति के बाद ब्रिटेन की संसद ने क्या किया?
भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म कर दिया और सीधे सत्ता ब्रिटेन के क्राउन, महाराजा या महारानी को सौंप दी 28 जून 1858 को। यहां से भारत में डायरेक्ट ब्रिटिश रूल शुरू होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्राउन रूल इन इंडिया और डायरेक्ट रूल इन इंडिया। ये तीसरा चरण है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण बात, ब्रिटिश इंडिया हैड 2 सेगमेंट्स। भारतीय इलाके में जब ब्रिटेन का शासन था तो इसके 2 सेगमेंट थे, 2 कंपोनेंट्स थे। पहला कंपोनेंट डायरेक्टली ब्रिटिश रूल प्रोविंसेस, कुछ ऐसे इलाके, कुछ ऐसे बड़े प्रांत जिनमें ब्रिटेन की संसद का, क्राउन का सीधा नियंत्रण था। उनके अपने गवर्नर होते थे, अधिकारी होते थे, जजेस होते थे, कर्मचारी होते थे। उनको हम लोग ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस कहते थे, ब्रिटिश शासित भारतीय प्रांत कहते थे। दूसरा सेगमेंट कौन था? एरियाज रूल्ड बाय इंडिजिनस रूलर्स अंडर ब्रिटिश पैरामाउंट सी। कुछ ऐसे इलाके थे भारत में जो ब्रिटेन की संसद के सीधे नियंत्रण में तो नहीं थे, लेकिन ब्रिटिश पैरामाउंट सी, ब्रिटेन की कुछ अधीनता उन्होंने स्वीकार की थी और अपने रोज के कामों को संचालित करने के लिए वो स्वतंत्र थे। उन इलाकों को कहा गया था प्रिंसली स्टेट्स, या जागीरें, या देशी राजा, या रजवाड़े। भारत में एक बहुत बड़ा इलाका इनका था। ये 2 सेगमेंट थे ब्रिटिश इंडिया के। ब्रिटिश राज कब तक चला? आप यहाँ देख पा रहे हैं, 1947 में 15 अगस्त को भारत आजाद होता है। उससे एक दिन पहले 14 अगस्त को भारत का विभाजन किया जाता है। 14 अगस्त को भारत का विभाजन और 15 अगस्त को भारत की आजादी की प्राप्ति, यहीं से ब्रिटिश राज की भारत में समाप्ति होती है। तो 1858 से 1947 तक ब्रिटिश राज चला। आपके आज के बिंदु को जोड़ने के लिए मैंने 3 चीजें यहाँ हाईलाइट की हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 प्रेसिडेंसीज, ब्रिटिश व्यापारियों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसीज की स्थापना की थी। ये प्रेसिडेंसी टाउन थे। बाद में इन्हीं के अंडर में बहुत सारा भारत का इलाका ब्रिटिश व्यापार के अधीन, ब्रिटिश सत्ता के अधीन आ गया। सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी 1612 में स्थापित करते हैं, फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1618 में और मद्रास प्रेसिडेंसी 1639 में। अब एक महत्वपूर्ण बात, द बंगाल प्रेसिडेंसी वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर EIC। इस कंपनी के लिए बंगाल प्रेसिडेंसी क्यों इंपॉर्टेंट थी? गंगेटिक प्लेन्स, गंगा का मैदानी इलाका, कलकत्ता में इनका मुख्यालय था और चूंकि ब्रिटेन के लोग नेवल सर्विसेज में, जल परिवहन में बहुत ही चैंपियन हैं, इसलिए उन्होंने अपने ज्यादातर फैक्ट्रीज समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे स्थापित किए थे। और बंगाल प्रांत इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें बहुत बड़ा मैदानी इलाका शामिल था। उनका बहुत बड़ा व्यापार जूट, कॉटन, इंडिगो इसी एरिया से होता था, इसलिए इनके लिए महत्वपूर्ण था। और इन्होंने अपना मुख्यालय कलकत्ता में बनाया था। कलकत्ता को उन्होंने अपना मुख्यालय इसलिए बनाया था। अब बारी आती है उस पद की जिसकी आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ बंगाल क्रिएटेड। अभी यहाँ केवल गवर्नर की बात हो रही है। बंगाल में पहली बार उन्होंने अपना शासन चलाने के लिए गवर्नर के पद की स्थापना की। क्या कहलाया वो? कॉल्ड गवर्नर ऑफ बंगाल। जो भी इस व्यक्ति पे बैठेगा वो बंगाल का गवर्नर कहलाएगा। यह पोस्ट कब से कब तक चली? 1757 से लेकर 1773 तक इस पद का नाम बंगाल का गवर्नर ही रहा। अब इसको देखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, और इस पद में सबसे पहले आसीन हुए रॉबर्ट क्लाइव, इसलिए उनको बंगाल का पहला गवर्नर कहा गया है। अब आगे यहां देखिए, पद नाम में परिवर्तन होता है। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। उसके आने के बाद 1774 में बंगाल की गवर्नर की पोस्ट खत्म करके उसको नाम दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके कार्यों में, शक्तियों में वृद्धि की गई और उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। यह पदनाम कब तक चलता है? 1833 तक।
और वारेन हेसिंग्स आप लोगों ने खूब सुना होगा, यह बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। वारेन हेसिंग्स, ध्यान दे लीजिएगा, पहले रॉबर्ट क्लाइव, फिर वारेन हेसिंग्स। कब तक चला? In 1833, post of Governor General of Bengal elevated and renamed as Governor General of India. यह पद आप लोगों ने ऊपर देखा है 1833 तक चला। 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को एलिवेट करके नाम दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एलिवेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बंगाल के गवर्नर जनरल की शक्तियां इतनी बढ़ा दी गईं कि उसको पूरे भारत का शासन दे दिया गया, ब्रिटिश प्रांतों का शासन करने के लिए, और जितने भी गवर्नर्स, अधिकारी, कर्मचारी थे, उन सबका बॉस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इस तारीख से। कब तक चला? दिस नेम कंटिन्यूड टिल 1858, 1858 तक यह पदनाम चलता रहा। जब 1833 में इसकी स्थापना की गई थी, तो पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। खूब नाम सुना है आप लोगों ने। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त होता है और 1833 में भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और एक महत्वपूर्ण कार्य जिसको आप लोग अच्छे से जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ चुके हैं, भारत में सती प्रथा के अंत में लॉर्ड विलियम बेंटिंक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आगे क्या होता है? आफ्टर 1857 रेवोल्यूशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट टुक चार्ज फ्रॉम EIC इन 1858। 1857 में भारत की आजादी का पहला बिगुल बजता है और उसको देख करके ब्रिटिश पार्लियामेंट ये महसूस करती है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सत्ता संभाल नहीं पाएगी, इसलिए उन्होंने उसकी शासन व्यवस्था को खत्म किया और सीधे अपना नियंत्रण ले लिया। 1858 होता क्या है? 1858 में ही फिर इस पदनाम को बदल दिया जाता है और पदनाम रीनेम किया जाता है किस रूप में? वायसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहां फिर से पदनाम बदलता है और किया जाता है वायसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1858 की बात है। कब तक चला? दिस नेम लास्टेड टिल 1947। आप सबको पता है भारत 1947 को आजाद होता है, तो 15 अगस्त 1947 तक यह पद चलता रहा। यहां फिर से देखिएगा एक नाम आता है, लॉर्ड कैनिंग वाज फर्स्ट वायसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसरॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। फिर से नाम याद कर लीजिए, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेसिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड कैनिंग। ये क्रोनोलॉजी है, एक क्रम से कहीं लिख लीजिएगा, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। इन 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। सबको पता है हम 47 में आजाद होते हैं। फिर से एक बार पदनाम में परिवर्तन होता है। क्या होता है? द पोस्ट ऑफ वायसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज अगेन चेंज्ड। ये फिर से बदला जाता है। होता क्या है? द टर्म वायसरॉय वाज डिलीटेड। इस पद से वायसरॉय शब्द को डिलीट कर दिया जाता है और बचता है केवल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब आजाद भारत में केवल यही पद बचा, वायसरॉय शब्द हटा दिया गया। कब तक चला? दिस नेम कंटिन्यूड फ्रॉम अगस्त 1947 टू जनवरी 1950। यह पद 15 अगस्त 1947 से 25 जनवरी 1950 तक चलता है, क्योंकि 26 जनवरी को 1950 में हम लोगों ने अपना संविधान पूरी तरह लागू कर दिया, हम गणतंत्र हो गए, रिपब्लिक हो गए, इसलिए यह पद समाप्त कर दिया गया और हमने भारत में अपना राष्ट्रपति चुन लिया, निर्वाचित कर लिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो ये पद यहां से समाप्त हो जाता है। फिर से एक नाम आता है, लॉर्ड माउंटबेटन वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेसिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड माउंटबेटन, संयोग से यही ब्रिटिश इंडिया के आखिरी वायसराय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे
आजादी के बाद हमें 1947 से 1950 तक डोमिनियन स्टेटस मिला था। हम अपना संविधान खुद बना रहे थे, इसलिए हमें एक इस पद की जरूरत थी और हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद बरकरार रखा और सबसे पहले इस पद पर आसीन हुए लॉर्ड माउंटबेटन। इसलिए जीके का सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। थोड़े दिन रहे हैं, ये केवल जून 1948 तक ही रहे हैं। अब ट्रिकी पॉइंट आता है, द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। आजाद भारत के आखिरी गवर्नर जनरल, क्योंकि 1950 में ये पद समाप्त हो जाता है, तो आखिरी व्यक्ति कौन थे जिन्होंने इस पद को सुशोभित किया? आपका उत्तर होगा मिस्टर सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको राजनीति में राजा जी के नाम से बड़े आदर से जाना जाता है। आप लोग आगे पढ़ेंगे, इन्होंने एक स्वतंत्र पार्टी की स्थापना भी की थी, बड़े सम्माननीय व्यक्ति हैं। प्रथम भारत रत्न भी इन्हीं को दिया गया था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। लॉर्ड माउंटबेटन को हटा करके हमारे तत्कालीन संविधान सभा ने, संसद ने या वरिष्ठ नेताओं ने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर जनरल 1948 में नियुक्त किया, जून के महीने में। और चूंकि 1950 में यह पद समाप्त हो जाता है, तो तब तक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इस पद पर रहते हैं, इसलिए इनको लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कहा जाता है। द फर्स्ट एंड लास्ट एंड ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। अब इसलिए मैंने इसको दिया है ट्रिकी पॉइंट। परीक्षाओं में विद्यार्थियों को अक्सर फंसाने के लिए, उलझाने के लिए या उनकी रीजनिंग एबिलिटी को जानने के लिए टर्म दे दिया जाता है, प्रथम भारतीय एवं आखिरी भारतीय तथा केवल एकमात्र भारतीय जो कि भारत के गवर्नर जनरल बने। आपका उत्तर होगा केवल और केवल मिस्टर सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, आजाद भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी। लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी। ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, केवल एकमात्र व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति, केवल एक भारतीय व्यक्ति जो भारत का गवर्नर जनरल बना, वो कौन है? उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी। फर्स्ट भी यही है, लास्ट भी यही है और एकमात्र भी यही है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है। अब आइए, मैंने एक चीज यहां पर ऐड की है आप लोगों की सुविधा के लिए। अभी आगे आप देखेंगे वीडियो में क्यों इसको ऐड किया। द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसको हिंदी में नरेंद्र मंडल कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। 1920 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना हुई थी। मैंने ऊपर आपको दो सेगमेंट बताए थे, ब्रिटिश रूल्ड प्रोविंसेस और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स। ये नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस उन्हीं के लिए बनाया गया था। इन राजाओं ने मिलकर के खुद बनाया था। क्या काम था? टू प्रोवाइड अ फोरम टू द रूलर्स ऑफ द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। भारत के जो तत्कालीन देसी रजवाड़े थे, उनके राजाओं को अपनी बात कहने के लिए एक मंच प्रदान करना, उस मंच का नाम था द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। कार्य क्या था उसका? फॉर वॉइसिंग देयर नीड्स एंड एस्पिरेशंस बिफोर ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनके तमाम मुद्दे, तमाम समस्याएं, तमाम कामों की चर्चा ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन से करने के लिए ये मंच अपना कार्य करता था। इसकी एक स्टैंडिंग कमेटी थी, वॉइस रॉय इसके अध्यक्ष होते थे। इसके माध्यम से लोग ब्रिटिश क्राउन के सम्मुख अपनी बातें रखते थे, क्योंकि ये लोग कुछ मामलों में स्वायत्त थे, इसलिए अपनी बातों को कहने के लिए इस चैम्बर की स्थापना की गई थी। ये चैम्बर कब तक चला? दिस चैम्बर एंडेड विद द एंड ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया इन 1947। लगभग 27 साल चला। 1947 में भारत आजाद होता है, इन प्रिंसली स्टेट्स को भी आजाद कर दिया जाता है। तो यहीं से 1947 में
ये ब्रिटिश चैम्बर भी समाप्त हो जाता है। अब आपके लिए नोटेबल पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम ही लोग इसको समझ पाते हैं, इस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, आपको ध्यान देना है। वायसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के कामों में अंतर, क्या अंतर था, ये आपको देखना है। एक व्यक्ति दो पद का सिद्धांत, यहाँ व्यक्ति एक ही होता था, उसको दो कार्य दिए जाते हैं। आप लोग अक्सर सुनते हैं कि किसी डिपार्टमेंट का हेड भी वही होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी वही होता है, मैनेजर भी वही होता है और मालिक भी वही होता है, या किसी कंपनी में खास करके तो एक व्यक्ति दो पद का सिद्धांत यहाँ लागू था। क्या था? द वायसरॉय वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन टू डील विद चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। ये जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, इसके अंडर जितने देशी रजवाड़े थे, देशी राजा थे, उनकी अपनी बात को सुनने के लिए वॉयसरॉय पद था, जो कि क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था। ब्रिटेन संसद की बजाय वो सीधे ब्रिटेन के महाराजा या महारानी का प्रतिनिधि था, और इनकी तमाम समस्याओं को सुनने के लिए जब भी वो मीटिंग लेता था, चर्चा करता था, तो वो वॉयसरॉय कहलाता था। और वही व्यक्ति जब इंडियन ब्रिटिश प्रोविंसेस के मुद्दों पे चर्चा करे, गवर्नर्स की बैठक करे, अधिकारियों की बैठक करे, काउंसिल की बैठक करे, तो वही व्यक्ति भारत का गवर्नर जनरल कहलाता था। ये ब्रिटिश भारत की बात हो रही है, आजाद भारत के बाद वायसराय पद समाप्त कर दिया गया था, केवल ये रखा गया था। तो ब्रिटिश भारत में जो डायरेक्टली ब्रिटिश रूल्ड इंडियन प्रोविंसेस थे, उनके मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए, चर्चा करने के लिए जब वही व्यक्ति मीटिंग की अध्यक्षता करता था, तो कहलाता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यही इन दोनों में अंतर है, नोटेबल है, इसीलिए उसको वायसराय और गवर्नर जनरल कहा गया है। एक टाइम पर एक ही व्यक्ति इन दोनों पदों को धारित करता था, बस उसके काम अलग थे। जब इनके साथ बैठक करे तो वायसराय कहलाए, और जब इनके मामलों को देखे तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाता था। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो से आप निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे। फिर भी इसमें कोई त्रुटि हो, कहीं कोई फैक्चुअल गलती हो, मुझे आप अपडेट करिए, मुझे फीडबैक दीजिए, लाइक या शेयर जो कुछ आपको लगे करिए। मैं निश्चित रूप से उन कमियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।